लेकिन स्त्री ज़्यादा का अच्छा काम करती है, तो भी उसको खाली स्त्री बोले तो उसके लिए तब बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। हाँ, इनकी 65 प्लस लॉ बुक्स पब्लिश्ड हो चुकी है। आइए आज हम बात करते हैं एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी से। हेलो सर, आप कैसे हैं? बस फाइन, आप कैसी हैं? सर आई एम गुड। सर मैं जानना चाहूँगी कि वोमेन्स के क्या राइट्स हैं इंडिया के अंदर? यस, भारत में नारी के जो अधिकार हैं, स्त्रियों के जो अधिकार हैं, वुमेन्स राइट्स हैं, ये बहुत पावरफुल राइट्स हैं। और भारत में ये राइट्स भारत की नारी यूज़ भी करती है। हाँ जी। जागरूक भी है, लेकिन कुछ जगह पे जागृति अभी तक उतनी नहीं हुई है, होनी चाहिए। और कुछ कुछ जगह पे ये राइट का मिसयूज भी होता है, ये भी बताने के लिए मुझे खेद होता है। तो लेकिन होना है, कुछ ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं। तो हम आज आपको बताते हैं कि वुमेन्स की जो राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेके अलग अलग कानून में क्या क्या राइट्स हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्त्री के लिए क्या राइट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट अंडरपिन वुमेन्स राइट्स। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड इंक्लूडिंग सेक्स। आर्टिकल 15(3) है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी encompassing protection from violence, abuse and exploitation। ये बहुत अच्छा राइट है। देन आर्टिकल 39A एंड 39D जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले क्या होता था कि रोजंदारी, जैसे खेत में काम करते हैं पुरुष और स्त्री, तो पुरुष को रोजंदारी ज़्यादा मिलती थी और स्त्री को रोजंदारी कम मिलती थी। अभी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल ने उसको मना कर दिया कि दोनों को सेम देना है। कभी कभी हम देखते हैं कि वुमन ज़्यादा अच्छा काम करती है। आदमी तो भी तंबाकू करेगा, सिगारेट ओढ़ेगा, बीड़ी ओढ़ेगा, ऐसा कुछ करेगा, टाइम पास करेगा, लेकिन स्त्री ज़्यादा का अच्छा काम करती है, तो भी उसको खाली स्त्री बोले तो उसके लिए कम पेमेंट देना और पुरुष को ज़्यादा देना, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा दिख रहा। इसको हटाने के लिए ये प्रोविजन लाया। अभी की लॉज है, वो है इम्पोर्टेंट लॉज है विच प्रमोट दी वुमेन्स राइट्स। उसमें है डोमेस्टिक वायलेंस, ये है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है, इसको हम डीवी एक्ट बोलते हैं। सो प्रोवाइड रेमेडीज सच एज प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेसिडेंस ऑर्डर्स एंड मॉनिटरी रिलीफ टू वुमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। अभी डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत चीज़ें आती हैं। अब जब हमारा पॉडकास्ट हम अगर देखते हैं तो लोग मोबाइल पे वगैरह देखना 15-20 मिनट का पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कभी स्त्रियों के कुछ जो ग्रुप रहते हैं वुमेन्स के, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, ये कभी अगर लेक्चर अरेंज करते हैं किधर, तो मैं पूरा की पूरा उनको प्रॉपरली सेक्शन के साथ, प्रॉपरली केस लॉज के साथ, आज भी मैं केस लॉज बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताने वाला हूँ, तो विस्तार से कवर होगा ये चीज़ें। तो हर जगह पे तो मुझे भारत में जाना पॉसिबल नहीं है, या हर जगह पे मुझे वेबिनार भी लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारत में कई लॉयर हैं कि जो वुमेन्स के संगठन को मार्गदर्शन इसके बारे में करेंगे, वुमेन्स राइट्स के बारे में। तो डोमेस्टिक वायलेंस में खाली मारना पीटना नहीं आता है। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप ह्यूमिलेट करते हैं, वापस दबा दबा के बोलना, ये करना, फिर वो रोने लगती है, ह्यूमिलेट होती है लेडी, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके साथ बात ही नहीं करते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के कई डेफिनेशंस लॉ में दिए हुए हैं, और उसके ऊपर मेरा खुद का किताब भी है एक सेपरेट सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर, डोमेस्टिक एक्ट के ऊपर। तो वो भी, उसमें भी मैंने 21 केस लॉज वगैरह दिए हुए हैं। और दूसरा जो है लॉ जो प्रोटेक्ट करता है वुमेन्स को, वो है क्रिमिनल एक्शन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं जो वुमेन को ट्रबल करता है, तकलीफ देता है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो है, जो आईपीसी में जो अभी बीएनएस हुआ है, अभी बीएनएस में 71, 72 ऐसे सेक्शंस में ये आता है, और आईपीसी में ये सेक्शन 354 था। इसमें एसल्ट और क्रिमिनल फोर्स इंटेंडिंग टू द आउटरीच मॉडेस्टी, विनय भंग करना स्त्री का, ये टाइप का कोई करता है तो वो भी एक ऑफेंस है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाती है।
देन डेफिनेशंस एंड पनिशमेंट फॉर रेप। पहले रेप का डेफिनेशंस थोड़ा सा अलग था कि पुरुष का लिंग स्त्री के योनि में जब जाएगा तभी ही रेप माना जाता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी उस उद्देश्य से खाली वहाँ पे टच भी होता है तो भी रेप माना जाता है। और रेप के काफ़ी एक अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। और खाली रेप के ऊपर भी एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है, इतना वो वास्ट विषय है। तो और जो पुलिस के कस्टडी में है तब होता है, उसके पनिशमेंट्स अलग हैं। कोई एम्प्लॉयर के पास कोई सेक्रेटरी वगैरह काम करती है, उसको कोई हैरेसमेंट होती है, उसके लिए पनिशमेंट्स अलग हैं। ऐसे रेप के अलग अलग डेफिनेशंस, गैंग रेप के डेफिनेशंस अलग है, उसके पनिशमेंट्स अलग है। कानून में बहुत सारी ये चीज़ें भी है। और सेक्शन 498A जो है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट द क्रूएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। 498 का जो सेक्शन है तो ये प्रोटेक्ट करता है। ये जो अभी 84-85 हुआ है BNSS में, हस्बैंड अगर क्रूएल्टी करता है या हस्बैंड के रिलेटिव्स क्रूएल्टी करते हैं, सास ससुर वगैरह। अभी ये पर्टिकुलर सेक्शन का है ना, मिसयूज भी काफ़ी श्रेया ले रही है। ये भी है, इसलिए एक्विटल फ्रॉम 376 ऐसा मेरा किताब भी है एक अलग से। आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कोई जाएगा तो मेरे 65+ बुक्स सब मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट केस लॉस के ऊपर है। तो उसमें एक्विटल फ्रॉम दी ये सेक्शन जो मैंने बताया था 376, तो उसमें मैंने 21 केसेस ऐसे दिए कि पुरुष उस समाज से एक्विटल हुआ है, क्योंकि वो गलत तरीके से ही केसेस आए थे कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के ही सब केसेस हैं। तो यहाँ पे भी है, लेकिन जहाँ पे सही में गलत होता है वहाँ पे ये 498A का जो है सेक्शन ये यूज करना ही चाहिए और उसको न्याय श्री को देना चाहिए। देन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको हम पॉक्सो एक्ट बोलते हैं, एड्रेस से सेक्सुअल ऑफेंसिव इन्वॉल्विंग माइनर्स। जो माइनर चाइल्ड रहता है, तो माइनर चाइल्ड के है वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों के ही प्रोटेक्शन इसमें मिलता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जो 1961 का है, इतना साल पुराना है कि मेरा 1964 का जन्म है। आज मैं 60+ हूँ। अगर ये कानून का अगर जन्म देखते हैं तो ये 65 ईयर्स का कानून हो गया है। लेकिन आज भी डाउरी के डेथ होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। मेंटल जो सिचुएशन है, मेल डोमिनेटिंग जो नेचर है ना समाज का, वो जा नहीं रहा है कि भाई वो पढ़ी लिखी लड़की है, इंजीनियरिंग है, MBA है, डॉक्टर है, वो लाने के बाद उसके भी कुछ सपने हैं, उसको भी कुछ सपने साकार करने का अवसर देना चाहिए। ये दिमाग में ही नहीं है। बहू लाई तो उसने मुझे नाश्ता देना चाहिए, चाय देना चाहिए, रसोई करना चाहिए। अरे फिर बहू ला रहे हैं या आप काम वाले ला रहे हैं, ऐसा कभी कभी सवाल तैयार होता है। तो ये गलत है। ये मेन डोमिनेटिंग नेचर जो समाज का है ना, वो उसके कारण ये प्रॉब्लम बहुत होता है। इसलिए डाउरी प्रोहिबिशन और लालच, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि डाउरी अगर कोई मांगने का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मेरा एक दोस्त है करकाडोमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वो बहुत एक्शन करके बताता है कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो, मुझे नहीं जमता है वो एक्टिंग उतना, लेकिन उसको बहुत अच्छा जमता है। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे 12-500 आएंगे तो उनका एक 5 स्टार में आप खाली व्यवस्था कर दीजिए, हमारी लाज आपके हाथ में है, आप हमारी लाज रख लीजिए। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कोई अगर डाउरी मांगता है ना, तो उनको, वो लड़की ने क्या करना चाहिए, उनको बोलना कि भाई साहब आप थोड़ा खड़ा रहो और थोड़ा पीछे देखो, ऐसा वहाँ उधर से कौन आ रहा है देखो, और उनके पार्श्व भाग के ऊपर बराबर उसके हिप के ऊपर ऐसा एक लात मार के निकाल के देना चाहिए ना। गलत लालच वाले फैमिली में कभी शादी ही नहीं करना चाहिए। बराबर है, तो फिर ये डाउरी के केसेस नहीं होंगे। लेकिन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, लेकिन आज भी ये प्रॉपरली कंट्रोल, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसका मुझे खेद है, इसलिए केसेस आते हैं। तो इसमें आउटलॉज द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। डाउरी देना भी गुनाह है और लेना भी गुनाह है। देने वाला भी गुनहगार है, लेने वाला भी गुनहगार है। एम टू प्रिवेंट डाउरी रिलेटेड वायलेंस एंड हैरेसमेंट।
बाद में फैमिली लॉज में स्त्रियों को कुछ अधिकार हमारे देश में दिया है। स्पेसिफिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो अभी का अमेंडमेंट है 2005 का, उसमें क्लियर कट वुमन को को पार्टनर, इक्वल को पार्टनर लाइक अ मेल ऐसा अधिकार दिया है। वो इवन दो सी इज बॉर्न आफ्टर दैट डेट और बिफोर दैट डेट, बिफोर दैट अमेंडमेंट 2005 के पहले अगर आई है, जन्मी है तो भी उसको मिलेगा, उसके बाद जन्मी है उसको मिलेगा। जो स्त्री है उस समय तो उनको सबको ये अधिकार मिलेगा। मेल को पार्टनर को जो अधिकार है उतना ही है। इसलिए अभी स्त्री और पुरुष हिंदू सक्सेशन एक्ट में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, गवर्न्स मैरिज एंड डाइवोर्स विद प्रोविजंस सेफगार्डिंग वुमेन्स इंटरेस्ट। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 का एक्ट है, इसमें भी प्रोटेक्टेड डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन्स राइट्स टू मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी। तो इनको मुस्लिम वुमेन को भी बहुत अच्छे राइट्स उसमें दिए हैं। देन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में भी स्त्री को सम्मान के साथ काम करने का अधिकार है। जो ऐसा कि वो हमारा पॉश एक्ट जो है, जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, पॉश एक्ट। इसके ऊपर मेरा एक कोर्स भी आ रहा है कॉर्पोरेट्स के लिए, जिसमें हम पूरा कॉर्पोरेट्स को इंटरनल कमेटी कैसा बनाना, मैजिस्ट्रेट के पास, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कौन सी कमेटी है, फिर कंप्लेंट कैसा करना वगैरह वगैरह, उसका रिड्रेसल कैसा करना, इंक्वायरी कैसा करना, ऐसा कानून में बहुत प्रोविजन दिया है। तो इसमें है। इसलिए अभी अगर एम्प्लॉयर आपको कोई अनड्यू फेवर मांगता है, अनड्यू फेवर मांगता है, तो उनको एक बार स्त्री ने समझा देना कि सर पॉश एक्ट हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, तो आप जो बात कर रहे हैं हमको पसंद नहीं है, तो यहाँ से आगे मत कीजिए। अगर वो समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ गया तो फिर आप इंटरनल कमेटी को कंप्लेंट कीजिए। इंटरनल कमेटी इंक्वायरी करेगी, उसको एक बार समझ देगी भाई ऐसा मत करो, उसके बाद भी करता है तो फिर FIR वगैरह जो फाइल की प्रोसेस है वो होता है, मेडिएशन होता है, मेडिएशन फेल गया तो फिर आगे चलता है, पनिशमेंट भी होता है, जेल भी होगा, सब होगा। इसलिए ये है। और मैं बताऊं कि आपको कि पुरुष का एक मेंटेलिटी है कि स्त्री ये भोग की वस्तु है। मेरे ऑफिस में काम करने वाली स्त्री बोले तो भोग की वस्तु है, बस उसके काम करवाएंगे और जब भी समय मिलेगा तब उसके ऊपर वो डोरे डालने का कोशिश करेंगे। लग गया फिश तो लग गया, नहीं लग गया तो फिर अलग अलग टेक्टिक्स करेंगे। और इससे क्या होता है, बर्बाद होता है, दोनों का लाइफ बर्बाद होता है। चलो मान के चलो कि वो स्त्री ने उसको साथ दिया तो भी उसका लाइफ बर्बाद हो गया, क्योंकि उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। और स्त्री ने अगर उसको साथ नहीं दिया तो भी वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज बेटर काम से काम रखो ना भाई। एम्प्लॉय आपके पास काम करने के लिए आई है, जिस काम के लिए आई, जूनियर है, एडवोकेट है, वो एडवोकेट का काम कर रहे हो, करो, ऐसा करो। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए ये लॉ बहुत पावरफुल है। खाली इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कॉर्पोरेट में होना चाहिए। खाली कॉर्पोरेट को ही ये लॉ एप्लीकेबल ऐसा नहीं है। जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, ऐसा पार्टनरशिप फर्म रहो, कोई यूनिट रहो, कंपनी रहो, सबको ये एप्लीकेबल है। उन्होंने इंटरनल कमेटी करना चाहिए, वुमन को प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये इसमें स्पेसिफिकली एस्टैब्लिशेस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट बोले तो खाली टच करना वगैरह ऐसा नहीं होता है। खाली उस एंगल से आप देखते भी हैं, उस एंगल से कुछ बातें उल्टे पलटे करती हैं। कुछ ऑफिस में हम देखते हैं ऐसे कंप्लेंट आते हैं कि हमको हमारे बॉस बुलाते हैं, थोड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और वो बोलते देखो एक वीडियो बताता हूँ आपको, और वो थोड़ा सा सेक्स का वीडियो कोई बता देते हैं। और फिर वो अंदर से जागरूक इच्छा हो जाती है तो फिर कुछ गलत करने की सोचते हैं। तो ये सब कुछ ये लॉ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसमें से स्त्री को प्रोटेक्ट करता है। स्त्री को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं ये बताता हूँ कि जिस घर में या जिस ऑफिस में स्त्री के ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, स्त्री को रुलाया जाता है, स्त्री की आंखों में आंसू आते हैं, वहाँ पे कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। वहाँ पे कभी भी समृद्धि नहीं आएगी।
इसलिए सम्मान के साथ रखो। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों ने सर पे बैठ के नाचना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझा के बोलो, क्लियर बोलो। ऐसा अभी मेरे घर में भी मेरी पत्नी है, बहू है, बेटी है, सब कुछ है, लेकिन हम बहुत सही ढंग से उसका बिहेव करते हैं। कोई भी है, गलत भी हो गया तो थोड़ा सा उसको फिर सॉरी भी बोल के क्लियर करना, ही करना, वो होता है। और एक घर में या एक ऑफिस में जब काम करते हैं तो थोड़ा सा अनबन होना एक स्वाभाविक रहता है। तो स्वाभाविक होता है अनबन। हम अकेले भी एक रूम में बैठे रहते हैं ना प्रियंका, अकेले, तो भी हमारा मूड चेंज होते रहता है। तो अकेले में भी अगर मूड चेंज हो जाता है तो कोई साथ में रहता है तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसको ठीक ढंग से लेना और समृद्धि की तरफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना, ये पॉश एक्ट का मेन क्या है, मकसद है। और स्त्री को प्रोटेक्शन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का ensured free and compulsory education for girls, promoting their empowerment। 12वीं तक का काफी राज्यों को, मैं सभी भारत के सभी राज्य सरकार का अभिनंदन करता हूं कि मोस्टली सभी राज्यों ने 12वीं तक का एजुकेशन स्त्री के लिए फ्री कर दिया है। फ्री कंपलसरी एजुकेशन, उनका क्या मतलब बस का पास रहता है, ये रहता है, ये भी फ्री कर दिया है। ऐसा बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा मूवमेंट है। लेकिन तो भी पापा लोगों की मेंटालिटी बेकार है। क्या बताऊँ अभी कि भाई बच्ची 12वीं गई, अभी 12वीं के बाद आपकी शादी करना है, फिर अगला शिक्षण जो है वो आप आपके सास ससुर के पास लो, ऐसा करो वैसा करो, और फिर वो हाँ बोलेंगे हम आपको एजुकेशन करवा देंगे, ये करेंगे देंगे, और शादी होने का बात मना कर देते हैं। इसके कारण भी डिवोर्स के केसेस मेरे पास आए हुए हैं ट्रांसफर के लिए। हमारे पास तो डायरेक्ट डिवोर्स केस आते नहीं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ट्रांसफर के लिए आते हैं। तब हम यहाँ पे सेटल करते हैं तो हम देखते हैं क्या है, क्या बदमाशी है। एक ग्रेजुएट लड़की के साथ शादी कर रहे हैं, उसको ये बता के करते हैं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट आपको करेंगे, प्रॉमिस देता है, और वो जब आ जाती है आपके घर में तब बोलते कि नहीं आपको खाली रसोई संभालना है, बच्ची संभालना है, आपको क्या काम है, ये है वो है, और उसको ह्यूमिलेट करते हैं। तो दिस इज नॉट गुड थिंग। तो इसके लिए ये कानून है जो राइट टू एजुकेशन है। और लैंडमार्क जुडिशियल केसेस है वुमेन्स के राइट्स के लिए। वो लैंडमार्क केसेस में कुछ बताना चाहता हूँ, जैसा कि एक ललिता कुमारी का केस है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, 2014 का केस है। अंडरलाइंस द नीड फॉर द प्रॉम्प्ट फाइलिंग ऑफ FIR टू एंश्योर स्विफ्ट जस्टिस, फास्ट जस्टिस के लिए। देन शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है। अफर्म्स वुमेन्स राइट टू मूव फ्रीली एंड लाइव विदाउट फियर, प्लेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट। बाद में नाज फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2009 का। डिस्क्रिमिनलाइज्ड कॉन्सेप्चुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स recognizing individuals' rights। बाद में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है। दिस केस recognized transgender persons as a third person advocating for their rights and dignity। रेप विक्टिम्स राइट्स केसेस जो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ताराचंद 2019 का केसेस है। एम्फसाइज रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स राइट्स, ऐसे हैं। और बाद में आपको कुछ बताना चाहूँगा मैं, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। अभी जो वुमेन्स के राइट्स के लिए जो चैलेंजेस अभी वुमेन्स फेस कर रही है, हमारा देश फेस कर रहा है, ये चैलेंजेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, उनके राइट के प्रति अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। इंक्रीज अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी, स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट एंड मैकेनिज्म, उनका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म स्ट्रेंथ करना चाहिए और ताकत वाला चाहिए। लेकिन जो संरक्षक है वही भक्षक बन जाते हैं कभी कभी, ऐसा होता है। वो स्त्री जब पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस ही उसको खाने को दौड़ता है कभी कभी। वो विकेड माइंड है ना, मैंने बोला ना कि पुरुष की विकेड मेंटेलिटी कि स्त्री भोग की वस्तु है। लहर में मेरे पास वो क्यों आई है, कभी क्लाइंट बोल के आती हैं, कभी आपका पेशेंट बोल के आती हैं, कभी आपके ग्राहक बोल के आएगी, कभी कंप्लेनेंट बोल के पुलिस स्टेशन में आएगी, डॉक्टर के पास वो पेशेंट बोल के जाती है, हमारे पास वो क्लाइंट बोल के आती है, कि दुकानदार के पास वो ग्राहक बोल के जाते हैं। वो स्वरूप में देखो ना उसको, वो स्वरूप में देखो। इसलिए मेरा तो एक सबसे अच्छा है कि मेरा ताई
आ जाता है। मैं किसी के साथ भी बात करता हूँ ना, शीतलताई है, हमारी मेड आती है शीतलताई है, हमारी पूना में एक मेड है गीता ताई है, विजय ताई है, हाँ। ऐसे ताई बोलता हूँ। मुझे ताई बोलने के बाद, ताई का मतलब होता है सिस्टर, हाँ। ताई का मतलब सिस्टर होता है, ताई ये मराठी शब्द है, इसको सिस्टर बोलता है। तो बोलने के बाद फिर हमारा मन भी प्योर हो जाता है, सब हो जाता है। हमारी पत्नी है ना हमारे लिए, बराबर है, वो बहुत ख्याल रखते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये मेंटेलिटी हर एक का नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, इसलिए तो ये सब प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। और मैं इसमें कंक्लूजन करना चाहूँगा इसमें कि इंडियाज लीगल लैंडस्केप हैज़ इन्वॉल्व्ड कंसिडरेबली टू सेफगार्ड वुमेन्स राइट्स, सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एंड डिसिव जुडिशियल रूलिंग. Continuous collective efforts are essential to realize gender equity fully. इसके लिए हमारा जो नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब है, उसके हमने एक ग्रुप भी वुमेन्स के राइट के लिए एक अलग फॉर्म किया है। वुमेन ने वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पे वुमेन्स के राइट के लिए डिस्कशन होता है, सब होता है, तो वो भी ग्रुप है। और वो वुमेन्स के लिए, खाली भारत के वुमेन्स के लिए ग्रुप ऐसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी वुमेन को कुछ भी इशू है तो वो फोरम है। जिस आज भी कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पे वुमेन के फेवर में लॉ नहीं है, वहाँ पे भी हम इंटरनेशनल लेवल से दबाव लाके वो फेवर में करवा सकते हैं, अगर वो देश से कुछ कंप्लेंट आती है तो यहाँ तक हमारा नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब है, तो जो काम करता है। तो और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये वीडियो का, ये डिस्क्रिप्शन में भी सबके सब हमारे जो 15-16 ग्रुप है उसके लिंक भी मिल जाएंगे, और जिस भी ग्रुप में आप इंटरेस्ट है उसमें आप ले सकती है करते हैं। तो प्रियंका, मुझे बोलना ये है कि वुमेन्स के राइट अलग अलग जो है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया मैंने, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बात किया, इंडियन पिनल कोड जो BNS बनाया उसमें बताया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पॉश एक्ट के बारे में बताया, और लैंडमार्क जजमेंट मैंने ललिता कुमारी, शांति वाहिनी, नाज फाउंडेशन एक्सेट्रा के बताया। तो इससे अधोरेखित होता है कि वुमेन्स के राइट बहुत अच्छी हैं, और जिस घर में वुमेन्स का सम्मान होता है उस घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। तो वुमेन शक्ति को हम यहाँ पे प्रणाम करना चाहेंगे, और आज का पॉडकास्ट मेरे तरफ से तो हो गया है। अभी आप जो बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडेंस कि आप वुमेन्स के क्या राइट्स हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है वुमेन्स के क्या क्या राइट हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही देखते हैं। सोमानी जी की नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हुए हैं। सोमानी जी की एक मैगज़ीन भी पब्लिश्ड है जिसका नाम इनसाइड सक्सेस मैगज़ीन है। सोमानी जी ने 65+ लॉ बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से रिलेटेड। आप इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवोकेट सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस को देखते हैं। सोमानी जी की एक GSS लॉ फर्म है जिसमें कि 16 एडवोकेट वर्क करते हैं, जिसमें कि 6 AOR हैं। सोमानी जी बहुत सारे केसेस को हैंडल करते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस, सर्विस मैटर एंड मैनी मोर। Thank you so much for watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe, and never miss an update. Please turn on notification bell icon.